नमस्कार। संविधानों के अध्ययन के क्रम में आज हम जापान के संविधान का अध्ययन करेंगे। जापान, जिसे सूर्योदय का देश कहा जाता है, ब्रिटेन और जापान में कई बातों में समानता दिखाई पड़ती है। दोनों देश अनेक द्वीपों से मिलकर बने हैं। दोनों की जलवायु जो है वो सागरीय प्रभाव से युक्त शीतोष्ण है और साथ ही साथ संसदीय प्रणाली, संवैधानिक राजतंत्र और एकात्मक शासन व्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोनों देशों में ये व्यवस्थाएं संवैधानिक रूप में बहुत साम्यता राजनीतिक व्यवस्था में रखती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की जो एक उग्र, आक्रामक और नकारात्मक भूमिका थी और उस भूमिका के परिणाम स्वरूप जो हिरोशिमा और नागासाकी की जो त्रासदी थी जापान को झेलनी पड़ी, उसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के संविधान को जनरल मैकार्थर की देखरेख में तैयार किया गया और इस तरह से ये जापानी संविधान जो है वो विदेशियों द्वारा निर्मित संविधान कहा जाता है, लेकिन इसको डाइट, जो जापान की संसद है, जापान की जो व्यवस्थापिका है, जिसे डाइट का नाम दिया जाता है, डाइट द्वारा इस जनरल मैकार्थर द्वारा निर्मित, उसके देखरेख में निर्मित जापानी संविधान को जापान की डाइट ने अपनी सहमति प्रदान की और उसके बाद ये संविधान 3 मई 1947 को लागू हुआ, जिसे शोवा संविधान कहा जाता है। इस संविधान में मूल बात यह है कि संविधान को बनाने से पहले एक पृष्ठभूमि के रूप में जापानी संविधान की प्रकृति का उल्लेख किया गया है, एक तरह से डिक्लेरेशन किया गया है, और वो ये है कि जापान भविष्य में किसी भी प्रकार के युद्ध को आमंत्रित नहीं करेगा। जापान में संप्रभुता सदैव जनता में निवास करेगी। जापान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग का समर्थन करेगा और उसको बढ़ावा देगा, और साथ ही साथ जापान का संविधान जो है वो मानव संबंधों के उच्च आदर्शों का, ह्यूमन वैल्यूज़ का रिस्पेक्ट करेगा और उन्हें अपने व्यवहार में अपनाने का प्रयत्न करेगा। तो इस प्रकार की बहुत उच्च स्तर की घोषणाएं संविधान निर्माण से पूर्व एक पृष्ठभूमि के रूप में जापान के परिवेश में की गई, जो स्पष्ट इंडिकेशन है कि जैसी आक्रामकता और जैसी उग्रता द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की रही और जिसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़े स्तर पर काफ़ी नुकसान हुआ, उस नुकसान की पुनरावृत्ति ना हो, उस दुर्घटना की या उस बड़े विनाश की पुनरावृत्ति ना हो, और इस पुनरावृत्ति में जापान किसी भी रूप से अग्रणी ना रहे, इसके लिए इस प्रकार का एक प्रयास किया गया। शोवा संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहली विशेषता है कि जापान का ये संविधान महान संकल्पों वाली संरचना है। महान संकल्प यानी संविधान में उल्लेखित प्रकार से अनेक ऐसी उद्घोषणाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि जापान में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। जैसे संप्रभुता का स्रोत जो है वो जनता है, सरकार जनता की धरोहर है, मनमाना व्यवहार या गैर संवैधानिक व्यवहार किसी भी स्तर पर किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। संप्रभुता का स्रोत हमेशा जनता में निवास करेगा। इसके अतिरिक्त जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो सरकार बनाएंगे, यानी सरकार के रूप में भी जनता का प्रतिनिधित्व होगा। सरकार जो है वो जनता द्वारा गठित की जाएगी, अनुवांशिक या सैनिक आधार पर या नौकरशाही के आधार पर कार्य नहीं करेगी और ना ही गठित होगी।
युद्ध और आक्रमण से बचाव का एक संकल्प जो है वो संविधान के अंतर्गत देखा जाता है। इसके अतिरिक्त जापान में स्वतंत्रता का वातावरण रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सहयोग का आह्वान किया जाएगा जापान की तरफ से, और अंतर्राष्ट्रीय समाज के न्यायपूर्ण गठन का इच्छुक है जापान। इस तरह का एक आभास या इस तरह की घोषणा जो है वो संविधान के अंतर्गत की गई है। और साथ ही साथ ये जापानी संविधान लोक कल्याणकारी राज्य के जो मूल सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को पूरी तरह से अपने कार्यक्षेत्र में और अपने दर्शन में शामिल रखेगा। तो इस प्रकार से ये संविधान ऐसा है जिसमें जापानी पृष्ठभूमि में जापानी धरोहर पर सरकार और अन्य जिन भी आयामों से निरंकुशता की संभावना बन सकती है उन सबको किसी न किसी रूप में जन प्रभुता के नियंत्रण में रखकर उसकी घोषणा की गई है, ताकि निरंकुशता और उग्रता की पुनरावृत्ति न हो। तो इसलिए जापानी संविधान को महान संकल्पों वाली एक संरचना कहा जाता है। दूसरा कि जापानी संविधान जो है वो निर्मित, लिखित और संक्षिप्त संविधान है। जैसा अभी हमने देखा, जनरल मैकार्थर की देखरेख में ये संविधान तैयार हुआ। लिखित संविधान है, इसमें एक प्रस्तावना है, 11 अध्याय हैं और 103 अनुच्छेद हैं जो कि जापानी भाषा में लिखे गए हैं। तो एक व्यवस्था को चलाने के उद्देश्य से, उसके निर्देशन के उद्देश्य से जितने भी आवश्यक भाग हैं, सर्ग हैं, उनका निर्धारण जापान के संविधान में किया गया है। फिर ये लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। नए संविधान से पूर्व जापान में प्रभुसत्ता का स्रोत जो है वो जापान के सम्राट को, राजा को माना जाता था, लेकिन इस नवीन शोवा संविधान में जापान में संप्रभुता का या लोकप्रिय प्रभुता के अंतर्गत जनता जो है उसे संप्रभुता का स्रोत घोषित किया गया है। सर्वे सर्वा जनता है, सम्राट या सरकार या अन्य कोई भी इकाई द्वितीयक स्तर की है। सर्वे सर्वा स्थिति साधारण जनता को प्रदान की है, यानी संप्रभुता का स्रोत जो है वो राजा नहीं है बल्कि जनता है। इसके अतिरिक्त शोवा संविधान का अनुच्छेद 98 और 99 न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करके संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास करता है। जापान में संविधान सर्वोच्च है, सर्वे सर्वा है, और इस संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का दायित्व जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार देके दिया गया है। इस अधिकार की पूर्ति में सर्वोच्च न्यायालय डाइट या अन्य इकाइयों के द्वारा निर्देशित और निर्मित नियम, कानून आदि जो हैं उनकी संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में जांच करके और उसके आधार पर उन कानूनों को वैध या अवैध घोषित करने का कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त जापान का संविधान ऐसा है जिसमें विशेषता एक ये है कि जापान युद्ध का परित्याग करता है, ऐसी घोषणा संविधान के अंतर्गत की गई है। जापान किसी भी प्रकार के युद्ध का समर्थन नहीं करेगा, आह्वान नहीं करेगा, बल्कि युद्ध का परित्याग करता है, क्योंकि जापान ने युद्ध के घातक परिणामों को भोगा था और बहुत त्रासदीपूर्ण तरीके से भोगा था। विजेताओं ने जापान का एक प्रकार से निशस्त्रीकरण कर दिया था ताकि वो पुनः एक सैनिक महाशक्ति न बन जाए, और संवैधानिक रूप में ये उद्घोषणा भी निर्धारित की गई थी कि युद्ध का परित्याग जो है वो जापान करता है और भविष्य में किसी प्रकार के युद्ध का आह्वान पहल नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जापान का संविधान जो है वो संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र इसलिए है क्योंकि देखिए, ब्रिटिश सम्राट जो है उसकी शक्तियों को सीमित किया गया अभिसमयों के माध्यम से, और इसी कारण प्रथावश, परंपरावश
ब्रिटिश सम्राट जो है वो शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन जापान के सम्राट को वैधानिक रूप से कानून बनाकर कानूनी रूप से शक्तियों से वंचित किया गया है ताकि भविष्य में वो निरंकुशता को प्रोत्साहन न दे सके। और इसके लिए संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, राजतंत्र को, सम्राट को संविधान के नियंत्रण में या विधि और कानून के नियंत्रण में रखा गया है। और उसका आधार जो है वो ये है कि संपूर्ण संप्रभुता शक्तियों का स्रोत जो है वो जनता में निर्धारित किया गया है, राजा में नहीं। तो जब शक्तियों का परम स्रोत राजा नहीं है, साधारण जनता है, तो स्वभावतः अपने आप ही राजा प्रजा के अधीन माना जाता है। इसके अतिरिक्त सम्राट राज्य एवं जनता की एकता का प्रतीक होगा। संप्रभुता जनता में रहेगी, राजा में नहीं रहेगी, और इस प्रकार से राजा जो है वो एक नियंत्रित सत्ता के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त सम्राट के सभी कार्यों पर मंत्रियों का परामर्श और अनुमोदन, सहमति और अनुमोदन आवश्यक होगा। सरकार के बारे में सम्राट की कोई शक्ति का निर्धारण कानूनी या वैधानिक रूप में नहीं किया गया है। और इन सब आधारों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जापान में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था का समर्थन और स्थापना संविधान के अंतर्गत की गई है। इसके अतिरिक्त जापान में एकात्मक राज्य व्यवस्था है। संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं है, बल्कि केंद्रीकृत रूप में संवैधानिक आधार पर संघ सरकार या केंद्र सरकार स्वयं समस्त प्रकार की वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करती है। संवैधानिक रूप में केंद्र सरकार ही उत्तरदायी है समस्त प्रकार की संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग के लिए। इकाइयों को संविधान द्वारा किसी प्रकार का शक्ति विभाजन या वितरण नहीं किया गया है। तो यहाँ एकात्मक राज्य व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जापान का संविधान जो है वो कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। कठोर संविधान इसलिए है क्योंकि इस निर्मित संविधान में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना है तो वो परिवर्तन डाइट के दोनों सदनों में पृथक पृथक 2/3 बहुमत और 2/3 बहुमत के अलावा बहुमत से पारित होना चाहिए, और उसके पश्चात संशोधन प्रस्ताव जो है उस पर जनता की स्वीकृति लोक निर्णय के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो संशोधन संविधान का हिस्सा बनेगा। ये कठोर दुष्परिवर्तनशील व्यवस्था होने के कारण संविधान का जो स्वरूप है वो भी कठोर और दुष्परिवर्तनशील माना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के समान जापान में भी लोकतांत्रिक संविधान की व्यवस्था का समर्थन और आधार तैयार किया गया है। लोकतांत्रिक दर्शन और मूल्य, साथ ही साथ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और उसका प्रयोग जापान की व्यवस्था में या जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जनता में प्रभुसत्ता, निर्वाचित सदन या सरकार की व्यवस्था, लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका का, या सबसे बड़ी बात कि राजा या सम्राट का नाम मात्र का होना, संवैधानिक और वैधानिक रूप में उसे कानूनी प्रक्रिया से नियंत्रित किया जाना या शक्तियों से वंचित कर दिया जाना, उत्तरदायी प्रकार के शासन की स्थापना होना, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि जापान में लोकतांत्रिक संविधान के रूप में संवैधानिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण किया गया है। फिर जापान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें डाइट के दोनों सदन जो हैं वो निर्वाचित होते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। कार्यपालिका का कार्यकाल जो है वो संसदीय परंपरा के अनुसार निश्चित किया गया है। दोहरी कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। तो संसदीय शासन प्रणाली के जो मूलभूत
आवश्यक उसकी जो प्रक्रियाएं और व्यवस्थाएं हैं उन्हें जापान के संविधान के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त जापान में स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावशाली न्याय व्यवस्था की स्थापना न्यायपालिका के माध्यम से की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा होती है, लेकिन अनुमोदन जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति का वो लोक निर्णय के द्वारा जनता के द्वारा किया जाता है। लोक निर्णय के माध्यम से जनता के द्वारा किया जाता है। तो न्यायिक प्रक्रिया जो है वो क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है, तो न्यायपालिका बहुत निर्भीक और स्वतंत्र होकर निष्पक्ष तरीके से कानूनों की व्याख्या या उनका मूल्यांकन करती है। इसके अतिरिक्त जापान के संविधान में जापान के नागरिकों के लिए सामाजिक, राजनैतिक, शासकीय, आर्थिक, व्यक्तिगत अनेक प्रकार के अधिकारों की संरचना सुनिश्चित की गई है। जापानी नागरिक जापान के संविधान के माध्यम से अनेक मौलिक अधिकारों का निर्बाध प्रयोग करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जापान की स्थापना की गई है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के दायरे को स्वीकार किया गया है। पुराना जो मैजी संविधान था जापान का, उसमें शिंटो धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन मैजी संविधान के बाद जब शोवा संविधान, जो भी वर्तमान संविधान है, इसका निर्माण हुआ, तो शोवा संविधान में पंथ निरपेक्षता की प्रवृत्ति को ही बढ़ावा दिया गया है। अब किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में, किसी भी धार्मिक प्रक्रिया को राजकीय धार्मिक प्रक्रिया के रूप में किसी भी स्तर पर कोई संरक्षण या मान्यता प्रदान नहीं की जाती। धर्म जो है वो व्यक्तियों की व्यक्तिगत निष्ठा और आस्था का विषय माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। सरकार का स्वरूप जो है वो स्थानीय स्तर पर छोटी इकाइयों के रूप में भी विस्तारित किया गया है, और सामान्य या स्थानीय स्तर पर भी छोटी छोटी स्वशासित यूनिट्स जो हैं वो लोकल लेवल पर समस्याओं के समाधान के लिए बिल्कुल सरकारबद्ध होकर एक छोटी सरकार के रूप में कार्य करती हैं। तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। जापान में वयस्क मताधिकार को संवैधानिक रूप में मान्यता दी गई है। वयस्क मताधिकार जिसके अंतर्गत 20 वर्ष की उम्र प्राप्त जापानी नागरिक सरकार के गठन और अन्य इकाइयों के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अपना मतदान करते हैं। तो प्रतिनिधि के रूप में सरकार का गठन करते हैं 20 वर्ष की उम्र प्राप्त जापानी नागरिक। वयस्क मताधिकार के माध्यम से विभिन्न सरकारी इकाइयों का गठन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जापान में असैनिक नागरिक शासन की स्पष्ट स्थापना की गई है। नागरिक शासन रहेगा, उसकी प्रवृत्ति या प्रकृति सैनिक नहीं होगी बल्कि असैनिक होगी। तो असैनिक प्रकार के नागरिक शासन की व्यवस्था जापान के संविधान के अंतर्गत की गई है, क्योंकि जापान में युद्ध, आक्रमण, शस्त्रीकरण, आक्रामकता या सैनिक प्रवृत्ति का निरंकुश प्रयोग, इन सब के दुष्परिणाम को जापान ने बहुत गंभीर रूप से उसके परिणामों को भोगा है। इसलिए इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हर स्तर पर यथासंभव किसी न किसी प्रकार के प्रतिबंध की व्यवस्था करके जापानी व्यवस्था को, संविधान को लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित करने का प्रयास किया गया है। और ये प्रयास ऐसा है, जैसा हमने पूर्व में अभी बताया था, कि जनरल मैकार्थर के देखरेख में ये संविधान तैयार हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जापान का संविधान जो है वो स्वदेशी रचना नहीं है, ये विदेशियों द्वारा निर्मित किया गया है। लेकिन क्योंकि जापान की जनता ने
डाइट के माध्यम से इस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाई है, इसलिए ये संविधान जापान का संविधान ही कहलाता है। तो असैनिक प्रकार का नागरिक शासन यहाँ पे कायम किया जाएगा, इसकी स्पष्ट स्थापना और घोषणा संविधान में की गई है। जापान का संविधान स्वदेशी रचना नहीं है, ये विदेशियों द्वारा निर्मित है, लेकिन क्योंकि जापान के प्रतिनिधि सरकार के रूप में जापानी डाइट ने इसे अपनी स्वीकृति और सहमति प्रदान की है, और इस आधार पर जापान में जिन मानवीय मूल्यों पर इस संविधान को आधारित करने का प्रयास किया गया है, उससे ये सिद्ध होता है कि चाहे ये रचना स्वदेशी ना हो, लेकिन श्रेष्ठ संविधानों की श्रेणी में जापान के संविधान को स्थान प्रदान किया गया है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने का, उसको स्थापित करने का, शांति और सहयोग की दिशा में अग्रसर होने का और असैनिक प्रकार के नागरिक शासन का, लोक कल्याणकारी राज्य का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो आह्वान और घोषणा बार बार विभिन्न संदर्भों में जापान के संविधान के अंतर्गत की जाती है, वो ये सिद्ध करती है कि जापान का संविधान संविधानों की श्रेणी में एक श्रेष्ठ संविधान के रूप में अपना स्थान बनाए हुए। धन्यवाद।